हाँ तो बच्चों अब ध्यान दो, हमारे जो फिजिक्स है भौतिकी क्लास 10 का, इसका चौथा चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से, यानी जो आपकी स्टेट की बुक है उसके हिसाब से ये है तीसरा चैप्टर। कौन सा चैप्टर? तीसरा चैप्टर। लेकिन जो भारती भवन की बुक है उसके हिसाब से यह है चौथा चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट। ए बाबू ध्यान दो यहाँ पे, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। हम उन सभी पहलुओं पर चलेंगे जिससे कि आपको एक छोटा सा भी त्रुटि ना रह जाए कि आखिर विद्युत धारा जो होती है ये कैसे उत्पन्न होती है, इसमें कौन कौन से कण होते हैं, कौन कौन सी पदार्थ होती है, काहे उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले इसमें एक चीज जानेंगे जिसको हम बोलते हैं परमाणु। परमाणु के बारे में जानो, ठीक है। तो देखो परमाणु जो शब्द है इसके बारे में हम जानते हैं। परमाणु क्या होता है? यह छोटा से छोटा एक कण होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है और इसको रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा अलग अलग भी किया जा सकता है। ये तो बात हो गई परमाणु के बारे में। अब बात आती है कि परमाणु जो होता है मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, कुछ मूल कणों से मिलकर बना होता है। ध्यान देने वाली बात यह है, परमाणु जो होता है ये परमाणु छोटा से छोटा कण है, छोटा से छोटा कण है जिसे रासायनिक विधि द्वारा, कैसे? हाँ, रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, अलग या तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में यह भाग भी लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में यह भाग भी लेता है, ठीक। दूसरी चीज कि परमाणु जो है, परमाणु मूल कणों से मिलकर बना होता है। किससे? परमाणु मूल कणों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है बाबू? मूल कणों से मिलकर बना होता है। अब पूछोगे सर जी वो मूल कण कौन सा होता है ना? सबसे पहला बात कि आपके दिमाग में है सर वो मूल कण कौन सा है, तो उस मूल कण को हम बोलते हैं बाबू, मूल कण जो होते हैं उनका नाम है प्रोटॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब आगे जब चलते हैं तो ये मूल कण जो बने होते हैं, तो मूल कणों की स्थिति क्या होती है परमाणु में? परमाणु में हम जानेंगे, जैसे मान लो कि ये हमारा परमाणु है ना, ये क्या है? परमाणु है। देखो एक परमाणु है, ठीक है। ये परमाणु में मूल कणों की स्थिति की बात करेंगे तो ये तीन गो प्रकार का मूल कण होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें जो ये आपका नाभिक है जिसको हम बोलते हैं नाभिक, ठीक ना, इसमें P प्लस N, P प्लस ई जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता है, चक्कर लगाता है बाबू। अपनी कक्षाओं में क्या करता है? ये चक्कर लगाता है। तो हम अभी स्थिति देखें कि परमाणु में जो मूल कण है इनकी स्थिति क्या है। स्थिति जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप स्थिति जानोगे तभी समझ पाओगे कि कण जो होते हैं विद्युत धारा में क्या प्रभाव करते हैं और इसका क्या प्रभाव होता है। तो देखो परमाणु का यही कंडीशन है। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। तो एक बात आती है यहां पर, इलेक्ट्रॉन, क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें होता है क्या चीज? माइनस आवेश,
क्या होता है, माइनस आवेश, यानी कि इसको बोलते हैं ऋण आवेश। क्या बोलते हैं, ऋण आवेश। अब प्रोटॉन जो होता है बाबू, प्रोटॉन नाभिक का भाग होता है। किसका भाग होता है, नाभिक का। तो यह होता है धन आवेश। क्या होता है, धन आवेश। और न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों, ये न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन। क्या होता है, आवेशहीन। इसमें कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु जो होता है बाबू, विद्युतः उदासीन होता है। और विद्युतः उदासीन होने का कारण क्या है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यानी दोनों का प्रभाव उस पर निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए परमाणु विद्युतः क्या जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। परमाणु विद्युतः उदासीन हो जाते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि हमको पढ़ना है विद्युत धारा, तो हम जानेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बारे में। तो जो विद्युत धारा में अहम रोल निभाने वाले चीज होती है वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अभी आप लोग समझिए ध्यान से, हमने बोला इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, प्रोटॉन धन आवेश। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश होता है इसका चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है, तो माइनस, ध्यान देना, माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। प्रोटॉन के आवेश की हम बात करें तो प्रोटॉन का आवेश में क्या ध्यान देना है, प्लस 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। अब एक बात बताएं तुम लोगों को, लड़का लोग मिस्टेक कहां करता है। आपको समझ में आ गया कि प्रोटॉन प्लस में होता है और न्यूट्रॉन माइनस में होता है। आज जब ऑप्शन में आता है, एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो उसमें गलती क्या करते हैं बच्चा लोग, यहां पे माइनस प्लस नहीं ध्यान देगा, इस पे ध्यान देगा। ऑप्शन में दे देगा माइनस प्लस कुछ नहीं देगा, इसे देगा 1.6 गुणे 10 के पावर 19। ऑप्शन में देगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19। लड़का लोग को ध्यान जाएगा कि प्रोटॉन का आवेश पूछ रहा है, प्लस वाला है, मार दो धड़ाम से आंसर। अब धड़ाम से मारेगा आंसर, हो जाएगा गलती धड़ाम से। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो बाबू, इसका जो चार्ज होता है माइनस में होता है, प्लस में नहीं होता है, ठीक ना। इसका चार्ज किस में होगा, कहने का मतलब ये है कि चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, जो आवेश होगा पावर माइनस ही रहेगा, पावर माइनस रहेगा। प्लस और माइनस कहां रहेगा, सबसे ये यहां पर देखो, यहां पे प्लस माइनस, यहां ध्यान देना है। आवेश का संकेत यहां पे रहेगा आपका, ऋण और धन का संकेत ये है। तो होता क्या है ना कि आपको ऐसे देगा नहीं, प्लस प्लस नहीं देता है, डायरेक्ट ऐसे ही देगा, ऐसे देगा। तो आपको समझना है कि भाई इसके आगे प्लस रहता ही है। समझ में आ गया। तो हमने बतलाया कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश। अब बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि सपोज दैट मान लो ये परमाणु है, हम 2-3 उदाहरण लेते हैं। सोडियम का ले रहे हैं, किस चीज का, सोडियम का। सोडियम का हम ले रहे हैं, ये नाभिक है, तो नाभिक में P+N रहेगा, चक्कर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन, चक्कर कौन लगाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गया। आज इसका जो बाकी का इलेक्ट्रॉन है 2 यहां पे हो गया, 8 इसमें रह सकता है। कई गो, 8 तो 3 3 6 7 और एक ही हो गया 8। आज जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचेगा, एगो बचेगा। कई गो बचा, कई गो इलेक्ट्रॉन बचा, एगो। समझते जाना। फिर हम एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं मैग्नीशियम। क्या ले लिया, मैग्नीशियम। तो देखो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बच गया, 2। आपसे कोई पूछेगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी
परमाणु, किसी भी परमाणु के किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में एक या दो इलेक्ट्रॉन ज्यादातर होते हैं ज्यादातर एक ही या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन को उसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखो, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है गति करता है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है, ट्रांसफर होता है। तो इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है आवेश उत्पन्न। क्या होता है? आवेश उत्पन्न। तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। क्या होता है? हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गतिशील होता है, जिसके कारण आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। जब आवेश उत्पन्न होगा तो आवेश फ्लो करेगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगा? विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो यहां पे बात आ जाती है अब विद्युत धारा की। किस चीज की? विद्युत धारा की। तो आवेश के बात पहले कर लीजिए। पहले करिए आवेश। क्या चीज? आवेश क्या होता है? आवेश क्या होता है इसको समझते हैं हम। चार्ज, आवेश के बारे में जानेंगे, जिसको हम बोलते हैं चार्ज। आवेश क्या होता है? तो देखो बाबू, आवेश मतलब कि एक गुण है। क्या है? गुण है। परमाणु का एक गुण है। परमाणु का यानी किसी पदार्थ का वह गुण जो उसको इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन यानी कि धन या ऋण के आधार पर आकर्षण या विकर्षण का गुण पैदा करता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो एक दूसरे को आकर्षण या विकर्षण पैदा करता है, या आकर्षण या विकर्षण का गुण, आकर्षण या विकर्षण का मतलब पैदा करता है, उसी को बोलते हैं आवेश। मतलब आवेश क्या है? आवेश एक प्रकार का गुण है। आवेश एक प्रकार का गुण है। आवेश एक प्रकार का गुण है जो किसी पदार्थ में आकर्षण या विकर्षण पैदा करता है। आकर्षण या विकर्षण पैदा करता है। अब एक बात समझना, यहां पे आकर्षण का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ मिलना, और विकर्षण का मतलब होता है कि एक दूसरे से अलग होना। आकर्षण, ठीक ना, अट्रैक्शन, और विकर्षण यानी रिपल्शन, ठीक ना। तो देखो ध्यान यहां पे देना, आवेश यदि प्लस होगा तो इसमें क्या होगा? विकर्षण। क्या होगा बाबू? विकर्षण। प्लस होगा और माइनस होगा तो इसमें क्या होगा? आकर्षण। तो ये आवेश का गुण हो गया, आकर्षण और विकर्षण के आधार पे होता है। ठीक है। अब एक बात और, कि जो आवेश होता है, इसका आवेश का परिभाषा क्या हो सकता है? तो हमने परिभाषा तो बता दिया। आवेश देखो, जैसे आवेश हमारा होता है कि दो वस्तुएं हैं। एक उदाहरण बार बार आपको मिलता है, एक रेशम का कपड़ा है और एक कांच का टुकड़ा है, ठीक ना। एक दूसरे को रगड़ते हैं,
एक दूसरे को रगड़ते हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, बहुत पहले से आप लोग सुने होंगे। एक रेशम का टुकड़ा है, एक रेशम का टुकड़ा है, माने रेशम का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा है, और कांच की, हाँ कांच का छड़ है, कांच का छड़ है। इस पे रगड़ते हैं, इसको किस पे? रेशम पर, रेशम पर रगड़ते हैं। जब रेशम के कपड़ा पर रगड़ते हैं तो कांच का जो छड़ है ना, इस कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या होगा? निकलेगा, यानी कि ये त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्यागेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यानी कि त्याग होगा। क्या होगा? त्याग। तो ये कांच का छड़ हो जाएगा धनायन, कांच का छड़ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। और रेशम का जो कपड़ा है ये हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? क्योंकि ले रहा है ना, आवेश ले रहा है, तो ये हो जाएगा ऋणायन, यानी कि माइनस हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद हम आवेश की यदि बात करते हैं तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कहां लिखे? इधर नीचे दिखेगा, पहले इतना नोट करो, उसके बाद फिर लिखते हैं। नोट कर लो। है? नोट करो जल्दी। देखो ध्यान से, आवेश के बारे में हम बता रहे थे कि आवेश एक प्रकार का गुण है जो किसी पदार्थ में आकर्षण या विकर्षण पैदा करता है। प्लस प्लस आवेश रहेगा तो विकर्षण होगा, और प्लस माइनस आवेश रहेगा आकर्षण होगा। कभी भी आप लोग प्लस माइनस में ही देखे होंगे आकर्षण, प्लस प्लस में आकर्षण नहीं होता है, माइनस माइनस में भी आकर्षण नहीं होता है। अब एक बात समझना, आवेश में कुछ टॉपिक्स हैं। आवेश का एस आई मात्रक, आवेश का एस आई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है बाबू? कूलाम होता है। एस आई मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, इसको सी से सूचित करते हैं, इसे किसी से, सी से, ठीक ना। आवेश का एस आई मात्रक कूलाम होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक, ए बाबू सीजीएस का मतलब समझते हो? ये फ्रेंच पद्धति है। कौन सी पद्धति है? फ्रेंच पद्धति है। सीजीएस में सी जो है सेंटीमीटर, जी है ग्राम, और एस है सेकेंड। ठीक है, तो इसको सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति बोलते हैं। तो आवेश का सीजीएस मात्रक जो होता है बाबू, स्टेट कूलाम होता है। ध्यान देना, स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम होता है। देखो ध्यान से, स्टेट कूलाम होता है। अब देखो, ज्यादातर बच्चे जो है केवल कूलाम याद रखते हैं, लेकिन स्टेट कूलाम नहीं याद रखते हैं। अब एक और फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, कौन सा? देखो ध्यान से, आवेश बराबर होता है, आवेश यानी क्यू, क्यू से सूचित करते हैं, किसी से? क्यू से आवेश को। आवेश यानी कि क्यू बराबर होता है आई और बटा टी, आई बटा टी। तो आई को हम विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। और टी को बोलते हैं समय। टी को बोलते हैं, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पे ध्यान देना है, यही मात्रक पूछ देगा आपसे, यही पूछेगा। कूलाम तो सब याद करके रखा है, आपको चकराएगा कहां पे, आपको फंसाएगा कहां पे? तो स्टेट कूलाम और एम्पियर प्रति सेकंड, एम्पियर प्रति। तो आवेश का एक और मात्रक हमने क्या बता दिया? आवेश का मात्रक क्या बना? ऊपर एम्पियर है
तो एम्पियर और प्रति सेकेंड, एम्पियर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। ए एस ऐसे कर देगा, होगा ना कंफ्यूजन। कूलाम जानते हैं, एम्पियर प्रति सेकेंड नहीं जानते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया सबको? तो ये होता है आपका एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक और अन्य मात्रक, एम्पियर प्रति सेकेंड हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये तो सूत्र हो गया आपका, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, ध्यान रखना इसको, Q बराबर आई टी, और इसी पे आपका मात्रक बना आवेश का, ठीक है। एक कूलाम बराबर होता है, एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10 के पावर 8, 3 गुणे 10 के पावर 8 स्टेट कूलम, स्टेट कूलम्ब, ठीक है। 3 गुणे 10 के पावर 8 स्टेट कूलाम हो जाता है एक कूलाम बराबर। कूलाम एक अदिश राशि है, कूलाम क्या है? एक अदिश राशि है, कूलाम एक अदिश राशि है, कूलाम एक अदिश राशि है। बोलो कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, आवेश का एक और फॉर्मूला आता है, Q बराबर एन ई, Q बराबर, इसमें क्या होता है ध्यान देना, Q का मतलब हो गया आवेश, Q का मतलब आवेश हो जाता है, N का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की, हाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। Q बराबर एन ई, ये फॉर्मूला हुआ, Q बराबर एन ई मतलब आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाता है। अच्छा, एक चीज और बात आती है इसमें कि एक कूलाम आवेश जो होता है, इसमें समझना विद्युत धारा के हिसाब से 6.28 गुणे 10 के पावर 18, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, क्या चीज? इलेक्ट्रॉन एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में, आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। समझ में आया सबको? आए? और इसी को हम 1 एम्पियर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो, मतलब एक कूलाम आवेश में 1 एम्पियर कहा जाएगा यदि 6.28 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे तो, यानी 1 कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित होगा। कोई दिक्कत है किसी को? इतनी बातें समझ में आ गई है? ठीक है, तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, नोट करो। वाह, देखो ध्यान से, अब हम आपको बता रहे हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? क्योंकि कूलाम का नियम आवेश के आधार पर ही होता है, आवेश की व्याख्या करता है कूलाम का नियम। क्या कहता है ध्यान देना, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम ध्यान देना। क्योंकि 10 क्लास के बाबू, 10 क्लास के सिलेबस में आपका ये पॉइंट हटा दिया है। क्या कर दिया? हटा दिया नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, ताकि ध्यान पर रहेगा आपको। कूलाम का नियम क्या कहता है? अगर दो आवेश, अगर दो आवेश Q1 और Q2, दो आवेश Q1 और Q2 एक निश्चित R दूरी पर
स्थित हो, आर दूरी पर स्थित हो, आर दूरी पर स्थित हो, तो आर दूरी पर स्थित हो तो उन पे लगने वाला बल, लगने वाला बल लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के, है ना, उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ऐसे समझो इसको, अब ऐसे समझो, शर्त के अनुसार एफ यानी लगने वाला बल है, एफ लगने वाला समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के, Q1 और Q2 के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद यही एफ जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसके, दूरी के, तो दूरी क्या है, आर है, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। समझ में आ रहा है सबको, ये हो गया 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाता है, एफ समानो ये Q1 इंटू Q2 और बटा में आर स्क्वायर, बटा में आर स्क्वायर। जब ये हटाएंगे हम समानुपाती को तो लिखेंगे के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर के बराबर। अब के क्या है भाई, तो के होता है नियतांक, इसको हम कांस्टेंट मानते हैं। के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के का वैल्यू, ठीक है। इसमें अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना, यहां तक तो ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ये नहीं भी रखिएगा तो इसको याद रखना है आपको। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है जिसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये भी कैसे आता है वो भी बता दिया जाएगा, लेकिन अभी वो सब चीज नहीं समझना, आपको ये समझना केवल याद रखना है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसमें एप्सिलॉन नॉट का मान अलग हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुणे 8.85 × 10⁻−12, 10⁻−12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही है आपका। तो ये आपका मान हो गया एप्सिलॉन नॉट का 1/4 नॉट। कुल मिलाकर के एफ बराबर Q1 इंटू Q2 अब बटा में आर स्क्वायर, ये हमारा बना कूलम के नियम से, यानी कि बल बराबर आवेशों का गुणनफल अब बटा में दूरी का वर्ग, दूरी का वर्ग, ठीक है। समझ में आ गया सबको, नोट कर लो।